आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जितने भी उन सभी का आपको उत्तर बताया था और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको प्रोवाइड किया गया था। तो आगे के प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम रिक्त स्थान को देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में टिक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो टिक पड़ा है वही इसका आंसर होगा, तो आपको वही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे पढ़ के बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक नज़र आप लोग देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 5, ठीक है। मैं आराम से देखो, यहाँ पे इतनी जल्दीबाजी नहीं है, मैं आराम से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे फिर आगे देखो यहाँ से, ठीक है। जो जो टिक पड़ा है वो पूरा का पूरा आपको लेना है। तो आप लोग देख लेना, जितने भी टिक पड़े हैं ना उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे टोटल जो है इसमें 30 प्रश्न हैं। तो सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो टिक पड़ा है सिर्फ वही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे उन्हीं सभी में, मतलब यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें सभी इन्हीं सभी को उसका उत्तर लेना है, ठीक है। तो चलो देखो इसे पूरा प्रश्न को। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा प्रश्न आप लोगों के लिए लगा दिया। अब हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्नों के उत्तर पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों के उत्तर वाले में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मतलब यहाँ पे जो प्रश्न के उत्तर में जो 30 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही आपको कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया था। उससे आगे से हमें देखना था 12 से, ठीक है। तो 12वां प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखें। तो जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं क्या है, तो इसका आंसर होगा, प्रसाद को मूलतः सौंदर्य एवं प्रेम का कवि माना जाता है। अपने साहित्य के उन्होंने प्रेम का कवि माना जाने लगा। अपने साहित्य में उन्होंने प्राचीन के प्रति निष्ठा और प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं, भाव पक्ष स्पष्ट करना कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के उपासक थे, इसलिए उनके साहित्य में प्रेम, करुणा, सौंदर्य, उत्साह और उमंग का आलोक है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद ये कला पक्ष का, ठीक है। कला पक्ष को आपको लिखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इसके बाद अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान था, ठीक है। स्थान पूछा है तो सेम वही है जो साहित्य में स्थान होता है, तो साहित्य को ही हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तिलक सिंह ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक रचनाकार रहे हैं। इन्होंने कविता, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए। आंसू, झरना, लहर, कालजयी काव्य कृतियों की रचना भी इन्होंने की, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखो, निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखिए। तो निराला का भाव पक्ष एवं कला पक्ष देखना है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखा हुआ है भाव पक्ष में। तो आपको इतने सारे भाव पक्ष में पूरे पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 4 से 5 पॉइंट को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 5 पॉइंट को याद कर लेना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कला पक्ष देख लेते हैं। तो देखो, कला पक्ष में भी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट दिखा रहा हूँ। तो देखो, कला पक्ष में भाषा शैली है, सरल और सुबोध शैली है। यहाँ पे देखो, क्लिष्ट और दुरूह शैली है। और इसके नीचे और था, लेकिन बस मैं आपको इतना ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निराला की 2 रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट कीजिए। तो 2 रचनाएं देखना है। तो देखो, यहाँ पे रचना लिखा है, पूरा का पूरा देखो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। 2 रचनाएं, सबसे लास्ट पॉइंट में देखो, नीचे से दूसरा देखो। तो नीचे से दूसरा में देखो, लास्ट अंतिम में देखो। तो यहाँ पे लिली, चतुरी, चमार, सुकुल, ठीक है, ये सब का है, इसकी रचनाएं हैं। तो यही सब रचनाओं को आपको याद करना है। तो 2 रचनाएं लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे रचना है, ठीक है। तो 2 रचनाएं मिल गए आपको। अब क्या क्या है, हिंदी, मतलब हिंदी साहित्य में उसका स्थान। तो देखो, स्थान भी देख लेते हैं। तो ये रहा है यहाँ पे निराला का स्थान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप देख लेना, ये इसके स्थान के बारे में बताया है, ठीक। यहाँ भी इसका आंसर भी मिल गया आपको। चलो आगे देखते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पे आंसर लेना है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, है ना। उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल चुपड़े गागर से की है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। तेल चुपड़े गागर पर पानी की एक भी बूंद
ठहर नहीं पाती। ठीक है, तो ये आपको लेना है, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मट्टी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित रहे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, गोपियाँ कृष्ण के जाने के बाद विहर की अग्नि में जल रही है। वे कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी कि उन्हें बदले में उद्धव आ गए। उद्धव उनके पास अपने मन पर नियंत्रण रखने की सलाह लेकर पहुँचे थे। कृष्ण के बदले में उद्धव का आना और उनके द्वारा मन पर नियंत्रण रखने की बात ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो आंसर यहाँ पे लेना है आपको, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला देखो, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हरिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपनों को हासिल पक्षी मतलब हरिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हालिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। तो आंसर देख लेते हैं। तो गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देते हुए राजा का धर्म बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा पर कोई आँच न आने दे और हर संभव स्थिति में प्रजा की भलाई के लिए सोचे और नीति से राजधर्म का पालन करे। एक राजा को प्रजा के सुख दुख का साथी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका आंसर होगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित तर्क दिया, ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद धनुष पुराना है, अत्यंत जीर्ण है, ये लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब इसमें तर्क दिया था। फिर राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। तो यहाँ पे लिखा है, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण ने ये चीज़ कहा। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो यहाँ पे लिखो, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की, ठीक है, लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं है, धैर्य है, मृदुभाषी है, कर्मवीर है और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाले, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा, पूर्वी हिंदी अवधी भाषा जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती है वे हैं उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, लखीमपुरी। ठीक है, 3 जगहों में बोली जाती है। तो ये इसका आंसर है। तो मैं अभी आप लोगों को 25 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।